नमस्कार, आप देख रहे हो खबर एक्सपर्ट। आज मेरे साथ है एक ऐसा नाम जिनका नाम इतिहास में भी दर्ज है और विवादों में भी दर्ज है। वो है मेरे साथ शेर सिंह राणा जी। आप विशेष पॉडकास्ट में मेरे साथ ऑन एयर लाइव देख रहे हो। जो भी सवाल होंगे बेबाक होंगे, बिना कट फटके होंगे, एकदम डायरेक्ट होंगे। शेर सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत आपको पॉडकास्ट में हमारे यहाँ आने के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका तो नाम ही काफ़ी है। एक तो नाम आपका, और आपके नाम से लोग, यानी हम उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जो नाम आपका है उसके अनुसार आप काम करते हो। आपने इतने बड़े बड़े काम किए कि आज हर जगह आपका नाम सुर्खियों में रहता है। क्या कहना चाहेंगे, ये करियर की शुरुआत आपने किस तरीके से की? देखिए, नाम जो आपने कहा कि भाई नाम में कुछ चाहने वाले लोग हैं जी और कुछ जो है थोड़ा नाराज़ भी रहते हैं। तो प्रयास ये रहता है कि लोग खुश रहें और इस तरह के काम करते रहें हम लोग जी कि जो राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़े हुए हों। जी और यही कारण है कि तिहाड़ जेल से निकलकर अफ़गानिस्तान जाने का मौका भी ईश्वर ने मुझे दिया। ठीक। वहाँ पे हमारे जो आखिरी हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी थे, जी उनकी समाधि वहाँ पे थी, तो उनकी समाधि लाने का काम वहाँ से हमने किया। जी तो ये कराने वाला तो ईश्वर होता है, हम ठीक। तो एक माध्यम बनते हैं। लेकिन वो आपके अंदर इतना कैसे आ गया कि आप हिंदुस्तान की उन जेलों को छोड़कर, तिहाड़ जेल को छोड़कर निकल कर किस तरीके से निकले, वो बड़ा लोग जानना चाहते हैं कि आपके अंदर इतिहास का इतना जुनून था, यानी हिंदुत्व का इतना जुनून था कि आप इतनी दूर कैसे निकल गए वहाँ से। तिहाड़ जेल के नाम से लोग कपते हैं। देखिए क्या होता है, ये तो एक डेस्टिनी होती है। जी मतलब मुझे ऐसा महसूस होता है कि वो मेरा भाग्य था। जी ऐसा नहीं है कि कोई मैं स्पेशल हूँ या फिर मैं कोई बहुत बहादुर हूँ ठीक है। या फिर मुझ में कुछ खास है, ऐसा नहीं है। जी ये ईश्वर की इच्छा थी। जी मैं सिर्फ एक माध्यम बना। जब मैं तिहाड़ जेल में था तो मेरे साथ कुछ तालिबानी आतंकवादी भी बंद थे। ठीक है। तो ऐसे ही एक दिन अखबार में खबर आई और हमने पढ़ा कि भाई अफ़गानिस्तान में जूते चप्पल पृथ्वीराज चौहान जी और जो उनके कवि चंद्र बरदाई जी थे, जी उनकी समाधि के ऊपर जूते चप्पल रखे जाते हैं और ठीक है। उनका अपमान किया जाता है। ठीक है। तो अखबार में खबर छपी कि जो आरएसएस है, जी एक संगठन जो देश का, जी तो वो उसको वापस लाना चाहता है। ठीक है। तो मैंने कहा कि देखो, अब इसको भारत सरकार वापस ले आएगी, ठीक है। क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी तब प्रधानमंत्री थे ठीक है। और अटल जी ने भी ऐसी इच्छा व्यक्त एक बार की थी। तो जो तालिबानी थे उनका नाम मुझे याद है, गयूर खान और ताजा खान उनका नाम था। ठीक है। तो वो हंसने लगे मेरी बात पर, कहने लगे कि जब कोई 800 साल से नहीं ला पाया जी तो अब भी कोई नहीं ला पाएगा, और आप तो आलू खाने वाले लोग हैं, जी ये तो हम ही हैं पठान जो अफगानिस्तान से आके कुछ भी कर सकते हैं आपके देश में। ठीक है। तो मैंने कहा कि ठीक है, अगर सरकार नहीं लाएगी तो मैं जाऊंगा। तो वो और हंसने लगे, मजाक बनाने लगे, कहने लगे कि हमारे इतने बड़े बड़े संगठन हैं ठीक है। और हम तिहाड़ से नहीं निकल पाते, ठीक है। तो आप अफगानिस्तान जाने की बात कर रहे हैं, तो पहले आप तिहाड़ से ही बाहर निकल के दिखा दीजिए। तो उस समय मेरी जो जवान है उससे निकल तो गया ऐसा, ठीक है। लेकिन अगले दिन से वो लोग मजाक बनाने लगे। तो एक मन में जो है लगातार इस तरह से आता चला गया। और फिर सन 2004 में मैं दिल्ली की तिहाड़ जेल से फरार हुआ, ठीक है। जो कि आज तक की हमारी सबसे बड़ी जो है जेल एस्केपिंग मानी जाती है भारत के अंदर। और तिहाड़ से निकल के मैं बांग्लादेश, दुबई होते हुए अफ़गानिस्तान पहुंचा और करीब 1.5 महीना मैंने खोजबीन की कि कहाँ पे इनकी समाधि है। ठीक है। तो मैं काबुल, गजनी, कंधार, ठीक है। हेरात, अनेक स्थानों पे गया। और फिर 1.5 महीने के प्रयास के बाद मुझे पता चला कि गजनी के पास एक जगह है देयक, वहाँ पे इनकी समाधि, इनकी मिट्टी है। और फिर मैं उस स्थान पे पहुँचा और फिर अलग अलग प्लानिंग बनाई, ठीक है। लेकिन शुरुआती प्लानिंग जो है वो फेल हो गई। तो अंत में चोरी से रात को जाके, ठीक है। क्योंकि वो गांव के अंदर मौजूद थी, तो चोरी से रात को जाके खुदाई की ठीक है। और उनकी मिट्टी पृथ्वीराज चौहान जी के समाधि की और जो चंद्रबरदाई उनके कवि थे उनके समाधि की मिट्टी और जो कुछ अन्य सामान जो वहाँ से लाना संभव था,
और जो इस बात की पुष्टि करता था कि ये वही स्थान है, वो सारा सामान मैं लेकर वापस आया और उनके मिट्टी का कुछ अंश मैंने गंगा जी में प्रवाहित किया। अच्छा, वो जब कोलकाता आप में। वापस लाए कौन से रास्ते से लाए? जिस रास्ते से गए थे उसी रास्ते से आए या फिर वो कोई और दूसरा रास्ता हाँ, आपने नहीं अपनाया? नहीं, मैं जिस रास्ते से गया था जी। उसी रास्ते से वापस आया। आपके अंदर भय नहीं पैदा हुआ क्योंकि जिस दूसरे देश में हम कदम रख रहे हैं वहाँ जान जोखिम में थी, लेकिन आपने इतना जुनून कैसे आ गया ये इतना बड़ा कार्य करने के लिए? देखो, मैंने आपसे पहले ही बताया, ये ईश्वर की इच्छा थी। ना तो कोई मुझ में कोई इतना वो है, कोई स्पेशल नहीं हूँ मैं, जी तो मैं भी एक साधारण व्यक्ति हूँ आपकी तरह, सबकी तरह। जी। लेकिन ईश्वर जिसके ऊपर अपना हाथ रखता है उससे कुछ कराना चाहता है, ठीक है। तो मुझे उसके लिए उन्होंने चुना, मुझे वो मौका दिया प्रभु ने, उसके लिए मैं ऊपर वाले का धन्यवाद करता हूँ। तो रही डर की बात, देखो जब आप एक चीज़ को ठान लेते हैं, ठीक है। मैं अपने आप को वहाँ पे एक डेड बॉडी समझता था, तो मैं ऐसी ऐसी जगहों पर चला जाता था जहाँ पे शायद आज तक कोई भारत भूमि में पैदा हुआ व्यक्ति गया ही नहीं होगा। ठीक है। मैं आपको बता दूं कि कंधार के करीब 40-50 किलोमीटर इंटीरियर में ठीक है। जो ये मोहम्मद गौरी हैं, ठीक है। ये दो भाई थे। बड़े भाई थे ग्यासुद्दीन गौरी और छोटे जिनको मोहम्मद गौरी बोलते हैं ठीक है। उनका नाम है शाहबुद्दीन गौरी। ठीक है। तो इनके जो फादर थे उनका नाम था बहाउद्दीन सोम। जी। तो उनकी जो कब्र थी वो कंधार से करीब 40-50 किलोमीटर अंदर है। ठीक है। तो मैं वहाँ पर भी गया और वो पहाड़ के ऊपर थी। ठीक है। तो बहुत ऐसी जगह पर गया जहाँ पे शायद जो है जिंदा आना मुश्किल था या नामुमकिन था, लेकिन भगवान ने वो रास्ते बनाए। ठीक है। और मैं ये सोचता था कि तू डेड बॉडी है, वापिस आ गया तो जिंदा है, वरना तो अपने काम में लगा रहे। यानी वहाँ से तो फिर कोई बताने वाला नहीं था कि कोई व्यक्ति भारत का यहाँ आया है। बस फिर वो पृथ्वीराज चौहान जी के बगल में एक और समाधि होती शेर सिंह राणा की। यानी ये फिर तो मैं कब्र में जाके जो है जी किसी को पुकारता, जैसे पृथ्वीराज चौहान जी ने मुझे पुकारा होगा। यानी ये तो आप अपने की बता रहे हैं, लेकिन अच्छा आपको प्रेरणा जब वहाँ पहुँचे, आपने ये सारा मंजर देखा, लोग वहाँ उन पृथ्वीराज चौहान की जो समाधि थी वहाँ क्या करते थे, कैसा करते थे, तब आपके अंदर ग्लानि पैदा हुई कि मुझे ये करना है और उसे वहाँ से लाना है? देखिए, जब मैं वहाँ पे गया, सुना तो हमने था ही पहले ही। ठीक है। तो हमारे जो अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे उन्होंने भी ये बात बताई थी। ठीक है। जब हमारा प्लेन हाईजैक हुआ था, कंधार हाईजैक जिसको बोलते हैं, जी। तो तब जसवंत सिंह जी विदेश मंत्री थे, उन्होंने भी ये बात बताई थी। ठीक है। तो मालूम थी, लेकिन जब आंखों से देखा और मैंने बाकायदा उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करी। ठीक है। आपके दर्शक चाहें तो शेर सिंह राणा अफगानिस्तान वीडियो, ठीक है। क्लियर वॉइस, विद क्लियर वॉइस, यानी देख सकते हैं, हाँ, मेरा भी क्योंकि एक, लोग आज के टेक्निकल जमाने में प्रमाण मांगते हैं। तो हाँ, मैं हाँ। अपने दर्शकों से कहूंगा कि जो भाई साहब बोल रहे हैं उन पर जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत जरूरी है। इतिहास को जानना है तो इतिहास के जो कार्य किए हैं उन लोगों से जरूर जानें। कैसे तो देख सकते हैं? आप जो है यूट्यूब पर ठीक है। शेर सिंह राणा अफगानिस्तान वीडियो करेंगे जी। तो शेर सिंह राणा के नाम से पेज है, उस पर वो डली हुई है, ठीक है। तो आप उस पर वो देख सकते हैं। जो मैंने वहाँ पर वीडियो बनाई थी ठीक है। तो वो उस पर अपलोड है। तो जो मैंने वहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग भी बनाई, तो मैंने देखा कि जो भी लोग जो शाहबुद्दीन गौरिया उनकी ज़ियारत करने के लिए जाते थे, ठीक है। तो अपने जो जूते चप्पल हैं वो बाहर जो है पृथ्वीराज चौहान जी और चंद्रवरदाई की कब्र के ऊपर रख देते थे, समाधि के ऊपर ऊपर रख अपमान देते थे। करने के लिए। हाँ, और ये पिछले 800 साल से अपमान किया जा रहा था। इतना जलील किया जाता भारत के सूरवीर को। देखिए, पृथ्वीराज चौहान जो हैं वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ चौहानों के या राजपूतों के ही पूर्वज हैं। जी। हमारे देश में जो भी राष्ट्रवादी व्यक्ति है, जी। चाहे किसी भी जाति किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, जी। वो हम सबके महान पूर्वज हैं। ठीक है। और उनका जो अपमान है वो पूरे देश का अपमान था। ठीक है। तो बड़ा दुख होता था कि भाई ऐसा होता है। तो प्रभु ने वो चीज़ ख़त्म कराई हमारे को आगे करके। तो इसके लिए मैं सौभाग्यशाली हूँ। और उनकी जो समाधि है उसकी खुदाई करके जो मिट्टी वगैरह और जो अन्य सामान में लेकर आया, ठीक है। तो वो मिट्टी जो है मैंने खुद गंगा जी में प्रवाहित की कोलकाता के अंदर। ठीक है। और जो बची हुई मिट्टी और जो अन्य सामान था, ठीक है। वो मैंने एक सामाजिक संगठन के सुपुर्द की। तो उन्होंने एक स्मारक उस पर बनाया। ठीक है।
अच्छा, मैं आपकी तिहाड़ जेल से रिलेटेड एक सवाल और करना चाहता हूँ। मैंने अक्सर एक नाम सुना है, लकी वेस्ट, और वो अपने आप को शार्प शूटर बोलते हैं, एज एट आई डोंट नो हिम। लेकिन इस दौरान आप भी रहे जेल में और वो भी थे। क्या कॉम्बिनेशन था और कैसे लगता था कि वो इस तरीके के व्यक्ति हैं? और बताया जाता है उनका बाहर भी इतना नाम था कि विदेशों में भी वो लोग शार्प शूटर के नाम से, यानी इंडिया के 200, विश्व के 200 में उनका नाम आता है शार्प शूटर में। कैसा है उनका व्यवहार? देखो, वो कुछ समय मेरे साथ जेल में रहे हैं, ठीक है। वो एक अच्छे व्यक्ति हैं। जी। और लेकिन जैसे कि वो जेल के अंदर क्या है, आपस में लोग बातचीत करके टाइम पास करते हैं। ठीक है। तो जिससे जिसकी बनती है, जिसको जो बातें सुनने में इंटरेस्ट होता है, ठीक है। भाई जो टेररिस्ट है वो अपने आतंकवादी गतिविधि से रिलेटेड बात करेगा, ठीक है। जो अंडरवर्ल्ड डॉन है या जो गैंग चलाते जी। हैं वो उनको वैसे लोग पसंद होंगे। ठीक है। तो लक्की भाई से मेरी काफ़ी बातचीत होती थी, ठीक है। लेकिन बातचीत से जैसे मुझे ऐसा लगता था कि वो थोड़ा सा बात को बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं। ठीक है। तो अब क्योंकि कि मुझे थोड़ा ज़्यादा समय जेल काटनी थी, जी। तो अब क्या है कि अगर आप सीरियस व्यक्ति से बात करेंगे तो वैसे ही इतनी टेंशन है ठीक है। और टेंशन होगी। हाँ। तो मैं ऐसा व्यक्ति ढूंढता था जो कि बातें उसकी जो है एंटरटेन वाली हों। ठीक है। तो लक्की भाई से बात होती रहती थी, जी। तो काफ़ी बात होती थी। जी। और देखो वो नो डाउट कि वो एनएसजी के कमांडो रहे जी। और देश की उन्होंने सेवा की, जी। तो अच्छे व्यक्ति थे। ठीक है। यही मेरा कहना है। और वो लेकिन जैसे वो अपने आप को एक रॉ एजेंट के रूप में पेश करते हैं, जी। तो हो सकता है वो रहे हों, क्योंकि यानी कंफर्म आपको भी नहीं? नहीं, एक्चुअली मेरे को क्या है कि इस इसलिए दौरान मैं इतना इसलिए लिंक नहीं रहा आपको जब हाँ जेल में? हाँ थोड़ा सा। मतलब वो ऐसा बोलते थे, लेकिन मेरे को डाउट तब हो जाता है, ठीक है। थोड़ा सा डाउट दर्शकों को भी हो जाता है कि देखिए, जब आपने देश के लिए 100 से ज़्यादा किलिंग की है, ठीक है। आप एक बहुत ही मतलब रिस्पेक्टेड ऑफिसर हैं, ठीक है। तो वो जब पॉडकास्ट पे आके ये बयान देते हैं जी। कि पुलिस ने उनको एक झूठे केस में फंसा दिया जी। जिसके कारण वो 4 साल जेल में रहे, ठीक है। तो बस मेरा मन आके यहाँ ठहर जाता है कि जब ये इतने शार्प शूटर थे, जी। देश के लिए इन्होंने इतनी मदद की थी, जी। तो जो एजेंसी है जी। अपने इतने अच्छे एजेंट को उसने क्यों नहीं बचाया, वो भी झूठे केस में फंसने से। भाई एजेंसी तो इतनी ताकतवर है कि अगर सच का केस में भी वो फंस जाए जी। तो वो पुलिस से उसको बचाने की ताकत रखती है। इतना बड़ा पद है, इतना बड़ा रोल है, एनएसजी अपने आप में कमांडो है पूरा। नहीं, चलो एनएसजी तो कोई ज़्यादा वो नहीं है, एनएसजी के लोग तो फंस जाएंगे, ठीक है। तो हो सकता है कि सरकार उसमें हस्तक्षेप ना करे। ठीक है। लेकिन अगर आप रॉ के एजेंट हैं और रॉ आपसे 100 काम करा चुकी है, पुलिस ने आपको पकड़ लिया, ठीक है। तो सबसे पहले बैठा के आपसे पूछेगी आप क्या करते हो, तो आप अपने आप को बचाने के लिए आप अपने अधिकारियों से बात करोगे ना। करेंगे। तो वो जो रॉ के अधिकारी थे, इनको क्यों फंसने दिया? ठीक है। तो या तो हमारे देश की पुलिस इतनी खराब है उनके नज़र में कि उन्होंने एक रॉ एजेंट को, सच्चे देशभक्त को झूठे केस में फंसा दिया, ठीक है। यानी कि इंडियन पुलिस के ऊपर धब्बा लग गया। जी। और अगर वो इंडियन पुलिस ने उनको बंद कर दिया, जी। तो रॉ की एजेंसी भी, यानी कि उनके बातों से ऐसा लगा कि भाई रॉ की एजेंसी भी बेकार है फिर तो, ठीक है। जो अपने देश में ही अपने बंदे को नहीं बचा पा जी। रही, और वो भी झूठे केस में। तो इसलिए मुझे उनकी जो बातें हैं वो थोड़ी सी अनप्रैक्टिकल लगती हैं, है ना। या तो देखो, दो ही बात है, जी। या तो उन्होंने सच में ही मर्डर किया, ठीक है। और जब पुलिस ने एजेंसी को बताया कि भाई ये आपका एजेंट है, इसने मर्डर किया है, ठीक है। तो एजेंसी ने कहा कि भाई तुमने गलत किया, भुगतो। या तो ये बात है, या फिर ये बात है कि वो रॉ से उनका कोई मतलब वास्ता ही नहीं था। पुलिस ने जब उनको पकड़ा तो देखा भाई ये जो है एक पैरामिलिट्री फोर्स में सिपाही जी। हैं और इन्होंने एक मर्डर किया है, जी। है ना, और ऑन ड्यूटी नहीं थे, ठीक है। तो उन्होंने ठा के उसको जेल भेज दिया। जी। और एजेंसी वालों ने भी बोल दिया भाई ठीक है, हम इनको नहीं जानते, है ना। मैं आज के एकदम उस मुद्दे पर आता हूं जो कि अभी प्राइम टाइम चल रहा है। कल एक प्रदर्शन हिंदू महासभा या
ये कह सकते हैं राजपूत समाज द्वारा किया जा रहा है। इस पर क्या मानते हैं आप? रामजीलाल सुमन के बयान को कैसे देखते हैं? जो बयान उन्होंने राज्यसभा में खड़े होकर के दिया, पूरे देश ने देखा, बड़ी शर्मिंदगी की बात होती है, लेकिन वो कहते हैं कि मेरा बयान है, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। आप कैसे देखते हो उस बयान को? देखिए, वो बयान जो है राजनीतिक है, राजनीतिक लाभ लेने के लिए वो बयान दिया गया है। ठीक है। उनकी मंशा ये है कि भाई दलित वर्सेस क्षत्रिय करके जो दलित समाज है उसको समाजवादी से जोड़ दिया जाए। ठीक है। लेकिन बहन मायावती जी ने इस पर जब आके ये बयान दे दिया, जो कि एससी समाज की सबसे बड़ी नेता है हमारे देश की, ठीक है। कि रामजी लाल सुमन जी के बयान को एक दलित नेता के रूप में ना देखा जाए, ठीक है। एक समाजवादी पार्टी के सांसद के रूप में देखा जाए, ठीक है। जो कि इशारों पे नाच रहा है अखिलेश यादव जी के, जो कि देश में जातिवाद फैला के, दंगा फसाद करा के ठीक है। समाजवादी पार्टी का वोट बैंक बढ़ाने के लिए ये सब बोल रहा है। ठीक है। तो उनकी मंशा जो है वो पूरे देश के एससी भाइयों को साफ साफ दिख गई है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि जिस महापुरुष के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया, जी। राणा सांगा जी के ऊपर, जी। उनको राणा सांगा जी का एक इतिहास मालूम नहीं है। आज तक जो हमारे एससी समाज के एक से एक लोग पैदा हुए हैं एससी समाज में, जी। लेकिन उनमें जो एक सबसे महान विभूति है जी। वो है संत रविदास जी, ठीक है। जिनको संत शिरोमणि बोलते हैं। ठीक। तो संत शिरोमणि रविदास जी जी। जब राणा सांगा जी जो है राजगद्दी पर बैठे थे मेवाड़ के, जी। तो संत रविदास जी को जो है अपने साथ जो है निमंत्रण देकर मेवाड़ लेकर गए, ठीक है। उनको अपना गुरु माना, और गुरु मान के जो है उनकी चरण पादुका को जो है वो मंदिर के रूप में स्थापित कराया मेवाड़ के अंदर। तो जो राणा सांगा संत रविदास जी का शिष्य रहा हो, ठीक। तो वो तो मैं कहता हूँ कि जो एससी समाज है जी। उनके भी आदर्श हैं। ठीक है। तो ये जो रामजी लाल सुमन है, जी। यानी कि ये तो संत रविदास जी के भी नहीं हुए। ठीक है। तो दलित समाज को ही इनको सबक सिखाना चाहिए कि जो व्यक्ति उस समय, जिस समय जो है ये कहा जाता है हमारे समाज में कि भाई एससी समाज के साथ भेदभाव होता था, ठीक है। तो उस समय उस भेदभाव की परवाह ना करते हुए जिस व्यक्ति ने, जिस राजा ने संत रविदास जी को सम्मान दिया हो, अपना गुरु माना हो, ठीक। उनकी चरण पादुका को मंदिर में स्थापित कराया हो, तो वो तो महान विभूति है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए, ऐसे महापुरुष के लिए रामजी लाल सुमन बोले हैं, तो इससे पता चल जाता है कि वो व्यक्ति किसी का नहीं है, वो सिर्फ अपनी कुर्सी का है। नहीं, आपको राज्यसभा की जो कुर्सी है उसके लालच में अखिलेश यादव जी के कहे अनुसार उसने बोल दिया। लेकिन आपको नहीं लगता है कि इस तरह की राजनीति, महापुरुषों पर उंगलियां उठाना गलत है कि नहीं है? मैं एक्चुअली इस सवाल का जवाब आपसे इसलिए लेना चाहता हूँ, महापुरुष हमारे अकेले के नहीं थे, सबके थे, उन्होंने किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया। महापुरुष अगर अकेले के होते तो क्या संत रविदास जी को गुरु मानते राणा सांगा? जी। राणा सांगा क्षत्रिय थे, जी। वो एससी समाज से थे। ठीक है। तो संत जो होते हैं या जो महापुरुष होते हैं वो सबके होते हैं। ठीक। जैसे राणा सांगा जी ने और हम, मैं शेर सिंह राणा, ठीक है। संत शिरोमणि रविदास जी को जो हम पूजा करते हैं उनकी, ठीक है। तो हम तो नहीं उसमें भेदभाव करते कि वो किस जाति से हैं या किससे वास्ता रखते हैं। हम गुरु वाल्मीकि जी की जो है भगवान की तरह मानते हैं। ठीक है। हम जो है निषाद राज जी का मंदिर बनाने के लिए जो है हमारी पार्टी लगातार आंदोलन कर रही है। ठीक है। हमारा ये कहना है कि अयोध्या में जो प्रभु श्री राम जी का मंदिर बना है, ठीक है। प्रभु श्री राम के परम मित्र थे निषाद राज। तो हमारी शुरू से ये मांग है कि जो निषाद राज जी हैं उसके बिना राम मंदिर अधूरा है। ठीक है। और अगर कल शेर सिंह राणा सत्ता में जब भी आएगा, जी। तो मैं आपके दर्शकों से वादा करता हूं कि निषाद राज जी की भव्य प्रतिमा जो है, भव्य मंदिर जो है, राम मंदिर अयोध्या में जो है बनाएंगे हम। भाई बिना हनुमान जी के, बिना निषाद राज जी के, बिना शबरी के तो प्रभु श्री राम अधूरे यानी हैं, राम काज पूरा नहीं होता है। पूरा नहीं होता है। जी। तो हम उनको स्थान देंगे। उसमें ये चीज नहीं देखी जाती कि किस जाति में कौन जन्म लिया। महापुरुष है, उन्होंने जो है दुनिया को, देश को, इस ह्यूमैनिटी को जो है एक संदेश दिया। ठीक है। तो राणा सांगा जी जो है वो भी एक महापुरुष हैं। उन्होंने जो है इस
जनता के लिए जो उस समय उनके क्षेत्र में थी, उसमें सभी धर्म के सभी जाति के लोग थे, ठीक है। उनके लिए अपना लहू बहाया। तो अखिलेश यादव जी की जो समाजवादी पार्टी है, दुर्भाग्य है कि वो पार्लियामेंट के अंदर ठीक है। जो देश की तरक्की के लिए डिस्कशन के लिए बना है, लोकसभा राज्यसभा, वहाँ पे इस तरह की जातिवाद का खेल खेल रहे ठीक है। हैं वोट बैंक के लालच में, तो जनता उनको माफ नहीं करेगी। और यही कारण है कि कल 12 तारीख को जी, आप देखिएगा कि लाखों की संख्या में लोग मौजूद रहेंगे ठीक है। और हर जाति हर वर्ग के लोग वहाँ पे मौजूद रहेंगे। तो ये प्रदर्शन कैसा होने वाला है? ऐसा लग रहा है कि कहीं ऊधमबाजी हो जाएगी, पुलिस अलर्ट मोड पर है कि अगर ऐसा हुआ तो? नहीं नहीं, देखिए क्षत्रिय समाज तो शुरू से ही जो है वो रक्षक रहा है। ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि कभी भी आप इतिहास में देखेंगे कि कोई हुल्लड़बाजी या किसी तरह का कोई दंगा फसाद इस समाज ने किया हो। ठीक है। तो भले ही सर्व समाज का कार्यक्रम है, लेकिन संख्या ज़्यादा क्षत्रिय समाज की रहने वाली है। तो मैं तो यही कहूँगा कि कल का जो आयोजन है वो ऐतिहासिक होगा, शांतिपूर्वक होगा, और जो हमारे महाराणा सांगा जी हैं, जी, वो एक यादगार कार्यक्रम उनकी याद में मनाया जाएगा। उनका जो है जन्म उत्सव है कल, बड़े धूमधाम से हम लोग मनाएंगे। ठीक है। और शासन से, प्रशासन से ठीक है। मैं ये प्रार्थना करूंगा कि आप हमें कोऑपरेट कीजिएगा। ठीक है। हम हमेशा आपको कोऑपरेट करते हैं, हमेशा करेंगे, और शांतिपूर्वक कार्यक्रम का आयोजन होगा। अच्छा, आपको लगता है कि अखिलेश जी ने पहले तो रामजीलाल सुमन जी का सपोर्ट किया कि सही बोला है, वो क्यों माफ़ी मांगे, लेकिन आज ही में उनका इतना प्रदर्शन विरोध होता देख उन्होंने कहा है कि वो राज्यसभा से वो शब्द हटा दिए गए हैं, अब उससे कुछ होना जाना नहीं है, आप लोगों को इतना हंगामा नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों हुआ है कि राजनीति में वो फिर वापस आते दिखाई दे रहे हैं अखिलेश जी? देखिए, ये सारा वोट का चक्कर है। ठीक है। दुर्भाग्य ये है कि एक महापुरुष का आप दुरुपयोग कर रहे हैं उनके नाम का। ठीक है। कल को हो सकता है कि कोई बाबा साहब के, अंबेडकर साहब का कोई नाम का दुरुपयोग करे। ठीक है। कल को ऐसा भी हो सकता है कि जिस आग से अखिलेश यादव जी खेल रहे हैं, कल को हो सकता है कि मुलायम सिंह यादव जी के लिए भी कोई गलत शब्दों का पार्लियामेंट में इस्तेमाल करे। ठीक है। तो ऐसी परंपरा नहीं चलानी चाहिए, जी। क्योंकि आसमान में थूका हुआ अपने मुंह पर गिरता है। ठीक है। तो कल को जो है मुलायम सिंह जी के लिए भी अगर कोई अपशब्द बोलेगा जी। तो उनको भी सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। तो ऐसी परंपरा नहीं चलानी चाहिए। और मैं आपको ये बात बता देता हूँ जी। कि मैं राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी, जिसको मैं संयोजक हूँ, ठीक है। उसके माध्यम से मैं अखिलेश यादव जी तक ये मैसेज पहुँचा देता हूँ आपके माध्यम से, ठीक है। कि अखिलेश यादव जी दिन रात जो उनकी समाजवादी पार्टी नाम की जो दुकान है उसके सामने खड़े होके वो दिन रात एक बात बोलते हैं कि मैं पीडीए का नेता हूँ, पीडीए 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 पीडीए। जी। लेकिन जब पिछड़ा वर्ग के हमारे जो समाज है, जब उस समाजवादी पार्टी की दुकान के सामने ये सोच के खड़ा हो जाता है कि यहाँ से हमें नौकरियाँ मिलेंगी, यहाँ से हमें योजनाएं मिलेंगी, ठीक है। और उनका साथ देकर उनको बैठा देता है गद्दी पे, ठीक है। तो चाहे मुलायम सिंह यादव जी रहे हों और चाहे अखिलेश जी रहे हों, ठीक है। अपनी समाजवादी पार्टी की दुकान का पीछे का शटर खोलते हैं ठीक है। और सारी योजनाएं, सारी नौकरियों का लाभ सिर्फ यादव भाइयों को दे देते हैं पीछे से। तो जो पिछड़े समाज की हमारी जो लोधी राजपूत हैं, जी। जो हमारे कश्यप भाई हैं, निषाद भाई जी। हैं, हमारे जो है गुजर भाई जी। हैं, हमारे प्रजापति भाई हैं, जी। तो इनको तो कुछ नहीं मिलता। ठीक है। तो इनकी आवाज कौन बनेगा? और तो इनकी आवाज बनेंगे शेर सिंह राणा, ठीक है। इनकी आवाज बनेगी राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी। ठीक है। हम गांव-गांव में जाके उत्तर प्रदेश के ठीक है। पिछड़े समाज को ये बात बताएंगे कि आपने जब अखिलेश जी को, मुलायम सिंह जी को साथ दिया, ठीक है। तो पिछड़े के नारे पे आप चले तो गए, लेकिन सारी योजनाएं और नौकरियां मिली यादव भाइयों को। ठीक है। लेकिन अगर शेर सिंह राणा इस कुर्सी पर बैठ जाता है, ठीक है। तो क्या मैं चाह कर भी अगर 10 नौकरियां मान लीजिए पिछड़े समाज के लिए आरक्षित हैं, तो क्या उन 10 नौकरियों में से मैं कोई एक नौकरी भी किसी राजपूत या ब्राह्मण को दे सकता हूं? कानूनी रूप से नहीं दे सकते। नहीं दे सकता। जी। तो नहीं दे सकता तो मैं क्या करूंगा? मैं न्याय करूंगा। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा? 10 में से
एक अपने निषाद भाई को दूंगा, ठीक है। एक सैनी भाई को दूंगा, एक प्रजापति भाई को दूंगा, एक यादव भाई को दूंगा, एक गुजर भाई को दूंगा, एक लोधी राजपूत भाई को दूंगा। ठीक है। तो हम जो बंटवारा करेंगे वो होगा न्यायपूर्ण। ठीक है। लेकिन अखिलेश यादव जी क्योंकि खुद भी पिछड़े समाज से आते हैं, ठीक है। तो जब वो सत्ता में आते हैं तो पिछड़े समाज का सारी जो लाभ है वो सिर्फ यादव भाइयों को देते हैं। ठीक है। यही कारण है कि संजय निषाद जी को निषादों की अलग पार्टी बनानी पड़ी, ठीक है। अनुप्रिया पटेल जी अलग पार्टी बना के चला रही हैं। तो क्यों चला रही हैं? इसलिए चला रही हैं कि वो पहले पिछड़े पिछड़े के नारे पे इनके बहकावे में आए, लेकिन इनके साथ आने के बाद उस समाज को कुछ मिला नहीं, ठीक है। तो वो अलग हो गए। अब क्या है, हर समाज तो अपना राजनीतिक दल बना नहीं सकता, तो वो हमारे साथ आए, वो अपना अधिकार ले और हम अपना अधिकार लेंगे। ठीक है। तो हमारी जो राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी है वो राष्ट्रवादी विचारों पे काम करती है। ठीक है। और हमारा ये नारा है, ना किसी का अधिकार छीनेंगे, ठीक है। ना किसी को किसी का अधिकार छीनने देंगे। मेरा एक छोटा सा सवाल आपसे ये है कि सब राजनेता आते हैं, लेकिन विद्यार्थियों की लड़ाई, शिक्षा की लड़ाई, रोजगार की लड़ाई, इसको अव्वल आगे क्यों नहीं करते हैं? आज एक ऐसा मुद्दा संसद से छोड़ दिया जाता है कि हमारे उन पर जो हमारे राणा सांगा जी जैसे महान योद्धा पर सवाल खड़े कर दिए जाते हैं। शिक्षा पर क्यों नहीं करते, रोजगार पर क्यों नहीं करते? नेताओं से इन बातों से हटके परे बात करना शुरू कर देते। क्या कारण है? आप नेता बन रहे हो, आगे की कैरियर में आप क्या करना चाहोगे युवाओं के लिए? देखिए, मैं तो युवाओं से एक संदेश देता हूँ। ठीक है। आपका काम है शिक्षा ग्रहण करना। ठीक है। शिक्षा ग्रहण करने के लिए जो आपको जो चीज़ें चाहिए उसका इंतज़ाम करना काम है हमारा। ठीक है। और आप जीवन जियो कैसे? एक पैर में सपना हो, ठीक है। दूसरे पैर में सब्र हो। ठीक। तो सपने को लेकर ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा सपना देखें युवा, ठीक है। और उस सपने को लेकर आगे बढ़ें। हम उनके साथ हैं, कंधे से कंधा मिला के, और सब्र भी साथ में रखें। ठीक है। क्योंकि देखो, हर व्यक्ति को सोची हुआ हर कार्य में सफलता नहीं मिलती। ठीक है। सब काम उनके पूरे नहीं होते। ठीक है। तो सब्र भी करें और सपने भी देखें बड़े बड़े। ठीक है। और मैं आपसे वादा करता हूं कि हम जब भी सत्ता में आएंगे तो शिक्षा जो प्रणाली है जी। उसको इस प्रकार से करेंगे कि जो अंतिम पंक्ति पे खड़ा हुआ है बच्चा, ठीक है। किसी भी समाज का, उसको भी शिक्षा मिले। ठीक है। और जो सबसे पैसे वाला है, साधन संपन्न है, उसको भी समान शिक्षा मिले। ठीक है। तो ऐसा बंदोबस्त हम करेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है। एक बार मौका हमें मिलेगा ठीक है। तो ये पूरा उत्तर प्रदेश और देश देखेगा। कल आपका क्षत्रिय मंच सज रहा है, क्या मैसेज रहेगा? वो मैसेज क्षत्रियों के लिए रहेगा या फिर सारे समाज, सारे हिंदू, सारे मुस्लिम लोगों के लिए रहेगा? ये देखिए, वो मंच सर्व समाज का है। ठीक है। मैंने तो बहन मायावती जी को भी निमंत्रण दिया था जी। और मेरा मकसद हमेशा ये है कि 36 बिरादरी को हम लोग साथ लेकर चलें। ठीक है। क्योंकि यही क्षत्रियों का कर्म भी है, धर्म भी है। ठीक है। अब बहन मायावती जी ने अच्छा संदेश दिया। ठीक है। मुझे विश्वास है कि कल भी उनका अच्छा संदेश आएगा। ठीक है। और हमने ये बात रखी थी कि बहन जी राणा सांगा जी की जयंती 12 तारीख को हमारे साथ मनाएं। ठीक है। 14 तारीख को हम बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती उनके साथ मनाएं। ठीक है। देश में भाईचारा होएगा। ठीक है। और ये समाजवादी पार्टी जैसी जो दुकान है, इसकी दुकान बंद होएगी। कई लोग इसमें जो है आग में घी डालने का काम करते हैं। तो ये भाईचारा आप अखिलेश जी के साथ भी कर लो, वहाँ क्या प्रॉब्लम है? वो भी तो अम्बेडकर जी की जयंती मना सकते हैं, वो भी राणा सांगा की जयंती मना सकते हैं। नहीं, हमें देखिए, अखिलेश जी से भी कोई, हमारे अखिलेश जी कोई दुश्मन नहीं है भाई। जो भी व्यक्ति महापुरुषों के सम्मान में गलत बोलेगा, ठीक है, जिसकी विचार, जिसका काम जो है वो ठीक नहीं होगा, तो हम उसका विरोध करेंगे। अगर अखिलेश जी अच्छे, देखिए अखिलेश जी ने कुछ अच्छे काम भी करे जब वो सत्ता में थे, तो हमने उसकी खुले दिल से तारीफ करी। ठीक है। लेकिन अगर अच्छे काम, जो उन्होंने गलत काम किया, ठीक है, तो एक राष्ट्रवादी होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि उनका खुल के विरोध भी करें। ठीक है। अगर बहन जी या कोई नेता भी इस तरह का कोई गलत काम करेगा, ठीक है, योगी जी ने कोई गलत काम करेंगे, तो हम उनका भी विरोध करेंगे। ठीक है। हम ये नहीं सोचेंगे कि कोई हमारी जाति का है या किस जाति का ठीक है। सबसे पहले देश है। बाबा साहब अम्बेडकर का जो बनाया हुआ संविधान है, उस पर देश चलेगा। ठीक है, ठीक है, लोकतांत्रिक व्यवस्था से देश चलेगा और हम उसी विचार के व्यक्ति हैं। मैं छोटे से आपसे 2 सवाल ले लेता हूँ। आप योगी जी को कैसे देखते हो? योगी जी एक
अच्छे नेता हैं, ठीक है, अच्छे मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, और मेरा मानना है कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, आज तक जब से देश और उत्तर प्रदेश बना है, ठीक है, शायद उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर जितना अच्छा यूपी का योगी जी ने किया है आज तक शायद किसी ने नहीं किया है। ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी, मोदी जी भी देखिए बहुत बड़े विजन वाले नेता हैं, ठीक है, और कोई भी प्रधानमंत्री बने तो वो देश के लिए अच्छा ही विचार रखता है। ठीक है, उसमें अंतर सिर्फ ये होता है कि कोई ये सोचता है कि मैं अपनी डिफेंस में ज़्यादा काम करूं, ठीक है, कोई ये सोचता है कि मैं इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़्यादा काम करूं। मनमोहन सिंह जी ये सोचते हैं कि मैं जो है आर्थिक मुद्दों पर ज़्यादा काम करूं। ठीक है, तो हर प्रधानमंत्री का जो है एक प्रिय सब्जेक्ट ज़्यादा होता है। ठीक है, तो मोदी जी का भी जो प्रिय सब्जेक्ट है तो वो उस पर ज़्यादा अच्छा वर्क कर रहे हैं। कुछ वर्क छूट जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि देखो 5 साल में या फिर इतना बड़ा हमारा देश है, 135 करोड़ लोग हैं, जी, तो हो सकता है कि सारी चीज़ों पे काम ना हो, लेकिन मोदी जी भी अच्छे हैं, मनमोहन सिंह जी भी अच्छे थे, जी। और जो आगे अगला प्रधानमंत्री बनेगा जी, वो भी अच्छा ही होगा। प्रधानमंत्री कोई ऐसी कुर्सी नहीं है कि कोई ऐरा गैरा व्यक्ति वहाँ पे बैठ जाए, ठीक है। तो वो तो अच्छा ही व्यक्ति वहाँ पे राहुल बैठेगा। गांधी, राहुल गांधी, लास्ट चलते चलते सवाल आ राहुल गांधी जी भी बहुत अच्छे नेता हैं। राहुल गांधी जी भी अगर कल को प्रधानमंत्री बनते हैं तो जैसे मैंने आपसे बताया कि सबके प्रिय सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, तो राहुल गांधी जी के मुद्दे अलग हो सकते हैं लेकिन वो भी देश के लिए अच्छे ही होंगे। ठीक है, और राहुल गांधी जी को भी मुझे लगता है कि कभी ना कभी जनता मौका देगी, तो तब उनके काम देखे जाएंगे कि वो कैसा करते हैं। ठीक है। तो ये दर्शकों, आपने देखा कि हमारे साथ आज शेर सिंह राणा जी मौजूद थे, जिन्होंने पॉडकास्ट में एक एक सवाल का जवाब दिया है। कल राणा सांगा की जयंती का कार्यक्रम बड़े ही धूमधाम से किया जा रहा है, और इस धूमधाम के चलते कहीं से भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं उसको सेलिब्रेट करने के लिए, और ये आगरा की धरती पर होने जा रहा है पहली बार। आप खबर एक्सपर्ट पर बने रहिएगा, आपको ये लाइव तस्वीरें आपको कल भी आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि खबर एक्सपर्ट आपके बीच वो पूरी डिटेल ले जाने की कोशिश करेगा, दिखाने की कोशिश करेगा। आप बने रहिए खबर एक्सपर्ट पर।